नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दीपावली से पहले रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। कैबिनेट ने 10,91,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता लिंक्ड बोनस को दी मंजूरी। कैबिनेट ने जहाज निर्माण एवं समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के 69.725 करोड़ रुपए के पैकेज को दी मंजूरी। स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा शिक्षा क्षमता के विस्तार के लिए सहमति। बिहार के लिए 6,000 करोड़ की परियोजनाओं को भी मंजूरी। पचासी साल बाद कांग्रेस को आई बिहार की याद। भाजपा ने साधा कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक पर निशाना। कहा, भारत विरोधी कमेटी की है यह बैठक। राहुल गांधी पर देश के खिलाफ माहौल पैदा करने का लगाया आरोप। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा में 71 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, जिनमें 30 इनामी नक्सली शामिल। और एशिया कप में आज भारत के सामने बांग्लादेश की चुनौती। जीते तो फाइनल का टिकट पक्का। बांग्लादेश के खिलाफ T20 में भारत का पड़ला भारी। तो समाचारों में सबसे पहले कैबिनेट के फैसलों की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया सिंगल रेलवे लाइन को डबल करने की मंजूरी दी गई है। 104 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर लगभग 2,192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से बिहार के 4 जिलों गया और नवादा जैसे 2 आकांक्षी जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे राजगीर, नालंदा और पावापुरी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन और तीर्थ स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस लाइन के डबल होने से माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समुद्री क्षेत्र के सामरिक और आर्थिक महत्व को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के जहाज निर्माण और समुद्री इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। यह पैकेज घरेलू क्षमता को मजबूत करने, दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार करने, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने के साथ साथ एक मजबूत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कानूनी, कराधान और नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए डिजाइन किए गए चहुमुखी पहल को प्रस्तुत करता है। तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है। टू बी प्रिसाइज 69,725 करोड़ रुपीस, 69,725 करोड़ रुपीस। और ये 10 इयर्स का प्रोग्राम है बड़ा। इट्स अ 10 ईयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं। शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग। शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इंपैक्ट होते हैं। पूरे शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर में एक बड़ा ऐतिहासिक चेंज आएगा और हम ग्लोबल बेंचमार्क्स की तरफ बढ़ेंगे। 30 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड है और करीब करीब 4.5 मिलियन ग्रोस टन्स की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बनेगी देश में। और कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है।
भारतीय रेलवे के 10,90,000 कर्मचारियों को दिवाली पर 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया है। ये आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। और कैबिनेट ने रिसर्च स्कॉलर के लिए अम्ब्रेला स्कीम को भी मंजूरी दी है। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए 2,277 करोड़ रुपीस का एक अम्ब्रेला स्कीम आज अप्रूव हुई है, जिसमें डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम्स होंगे, एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम, एमेरिटस साइंटिस्ट स्कीम, एक्सीलेंस थ्रू वेरियस अवार्ड्स और नॉलेज शेयरिंग एंड सिंपोजियम करना, जो टेक्निकल सिंपोजियम, रिसर्च सिंपोजियम है, उन सब का। दिस इज अ मेजर अम्ब्रेला स्कीम। कई तरह की बिखरी बिखरी एक्टिविटीज जो थी उनकी जगह एक ये बड़ी अम्ब्रेला स्कीम जिसमें लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। और मेडिकल एजुकेशन में 5,000 पीजी सीट बढ़ाने को भी सरकार ने मंजूरी दी है। 5,000 मेडिकल पीजी सीट बढ़ाने पर 15,035 करोड़ का खर्च आएगा। इसके अलावा एमबीबीएस की भी 5,023 सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प जो लिया था कि 75,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स 5 साल में क्रिएट करेंगे भारत में, तो आज 5,000 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का अप्रूवल कैबिनेट में मिला है और इसके लिए आउटले होगा 15,035 करोड़ रुपीस। 15,035 करोड़ रुपीस का इसके लिए आउटले होगा। ओवरऑल बेटर हॉस्पिटल्स, अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उनमें नए डिपार्टमेंट्स खुलना, नए डिसिप्लिन्स लाना, बेटर इक्विपमेंट लाना, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाना और एआई का भी बहुत उपयोग किया जाएगा इन इम्प्रूविंग द मेडिकल एजुकेशन। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर बिहार से, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में आयोजित करने पर बीजेपी ने उस पर निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को 85 साल बाद बिहार की याद आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। आपको 85 साल के बाद बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंता करने का मन में आया। बोले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। गरिमा, संस्कार, संवैधानिक शुचिता की प्रतिमूर्ति, राष्ट्रपति के रूप में उनका कितना सम्मान किया गया। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना कि नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। ये भी रिकॉर्ड की बात है। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी उनको सेकेंड टर्म देने के मन में नहीं थे। आपने बिहार की चिंता की। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमेशा की तरह कांग्रेस इस बार भी जनता को गुमराह कर रही है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी तक बिहार के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए, इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बने हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रहेंगे। उनकी ओर से कंफ्यूजन है। भाजपा ने पटना में आयोजित कांग्रेस कमेटी की बैठक और राहुल गांधी द्वारा विदेशी अखबार को दिए बयान पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी द्वारा भारत विरोधी बयानों को देखते हुए कांग्रेस का नाम बीवीसी कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग चल रही है, CWC। पर आज के बाद कांग्रेस पार्टी को इसका नाम CWC से बदलकर BVC कर देना चाहिए। यह CWC नहीं है, यह BVC भारत विरोधी कमेटी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी ने विदेशी अखबार को बोला कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि हम चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता के खिलाफ एक विरोध पैदा करेंगे, प्रमाण के आधार पर नहीं, नॉट ऑन बेसिस ऑफ प्रूफ बट ऑन बेसिस ऑफ प्रोपेगेंडा टू बी स्प्रेड अमंग्स द वाइडर पब्लिक। यह तो कन्फेशन है और सेल्फ डेटोनेशन है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता भारत के जिस चुनाव प्रणाली का डंका पूरे विश्व में बजता है, उस पर लगातार शंका करने का काम कर रहे हैं। चुनावी प्रणाली, पूरी दुनिया में जहां पर चुनावी प्रणाली का हमारा बजता है डंका, तो बीवीसी भारत विरोधी कांग्रेस पैदा करना चाहती है शंका। राहुल गांधी जी कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स से कि लुक, आवर एजेंडा इज वेरी क्लियर, हमारा एजेंडा बड़ा साफ है कि हम इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी को ही, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहते हैं, नॉट बाय प्रूफ, नॉट बाय सबमिटिंग द प्रूफ टू सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी ने जो एविडेंस प्रस्तुत भी किया है अभी तक पब्लिक डोमेन में, जिस अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कह दिया कि वी कैन नॉट वेरीफाई कि ये एविडेंस जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, क्या ये पेश करते हैं, ये एविडेंस है भी रेलेवेंट, या ये एविडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट इनफ है कि इस पूरे बड़े एलिगेशन को प्रूव किया जाए। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी मास मोबिलाइजेशन का गेम खेल रहे हैं। राहुल गांधी बिना किसी सबूत और प्रूफ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान व्यवस्था के खिलाफ गेम खेल रहे हैं। देखो, वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, दैट इज द ओनली वे वी हैव। गेम, आपके पास इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाने के लिए कोई प्रमाण या कोई प्रूफ नहीं है, तो राहुल गांधी के लिए अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के हिट एंड रन एलिगेशंस लगाना एक गेम है। मतलब कि प्रूफ प्रमाण हो ना हो, माहौल बनाकर देश के लोगों को भड़काने का प्रयास करना है। यह राहुल गांधी विदेशी अखबार को कह रहे हैं एट अ टाइम जब पूरी दुनिया में माना जाता है कि आर इलेक्शन सिस्टम इज द बेस्ट। उस समय पर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं। और शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के साथ अब ना तो जेनजी और ना ही जेंट्री है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के लेख का हवाला देते हुए कहा कि अब राहुल गांधी और उनके विचारों को जेनजी ने भी नकार दिया है। केवल इनके साथ जनरेशन डायनेस्टी, जनरेशन दरबारी बचा हुआ है।
राहुल गांधी जो है वो CWC के नहीं, वो BVC भारत विरोधी कमेटी के सदस्य के रूप में भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ किस प्रकार से एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करना चाहते हैं, यह इसका एक और प्रमाण है। तो ना राहुल गांधी के साथ जेन जी बची, और कल तो मैंने देखा कि कांग्रेस की जेन ट्री भी नहीं बची है। मनीष तिवारी जी का तो लेख आपने देखा ही होगा, वो जो उन्होंने ट्विटर पे लिखा है। मनीष तिवारी जी तो कह रहे हैं कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी कोई जनरेशन बर्बाद नहीं कर सकता। तो ना इनके साथ जेन जी, ना इनके साथ जेन ट्री, और इसीलिए इनके साथ केवल एक ही बचा है, जेन डी, जनरेशन डायनेस्टी, जनरेशन दरबारी, जो इनकी एंटाइटलमेंट मानसिकता को सहन करता है। चुनाव आयोग ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कुल 5 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इनमें पंजाब की 1 और जम्मू कश्मीर की 4 सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों के लिए मतदान और मतगणना एक ही दिन यानी 24 अक्टूबर को होगी। पंजाब की सीट सांसद संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जबकि जम्मू कश्मीर की सीट फरवरी 2021 से ही खाली चल रही थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन होने के बाद अब इन सीटों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव की प्रक्रिया 6 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स पर कहा है कि जीएसटी में नई दरें लागू होने से पूरा देश उत्साहित है। सामान्य नागरिक, उद्यमी, व्यापारी सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे हैं। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की धूम पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है और पूरे देश के अंदर से सामान्य नागरिक, उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी हर एक ओर से एक ही आवाज है कि घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म की नई दरें लागू हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी में छूट से बाजार में भी मजबूती आई है। युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन हुआ है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री में जीएसटी को शून्य किया गया है। बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा है। तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। कन्नड़ साहित्यकार एस.एल. भैरप्पा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, श्री एस.एल. भैरप्पा जी के निधन से हमने एक प्रखर व्यक्तित्व को खो दिया है, जिन्होंने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया और भारत की आत्मा में गहराई से उतर गए। एक निडर और कालजयी विचारक, जिन्होंने अपनी विचारोत्तेजक रचनाओं से कन्नड़ साहित्य को गहन रूप से समृद्ध किया। उनके लेखन ने पीढ़ियों को चिंतन, प्रश्न करने और समाज के साथ अधिक गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। हमारे इतिहास और संस्कृति के प्रति उनका अटूट जुनून आने वाली वर्षों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं।
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में महिलाओं को घर में आग लगने पर आग बुझाने के गुर सिखाए गए। महिलाओं को घर में आग लगने पर बचाव के तरीके बताए गए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अब तक 64,000 महिलाओं की जांच की गई है। यहाँ पर फायर की ट्रेनिंग करवाई है कि हम घर में सुरक्षा जो है कैसे कर सकते हैं अपने आप की। जैसे सिलेंडर में आग लग जाती है या कढ़ाई में तेल में आग लग जाती है तो उसको कैसे बुझाया जा सकता है, उसके बारे में हमने बताया है। आग लग रही है, जैसे हमारे सामने सिलेंडर रखा है, सिलेंडर लिया, उसको दबाया, प्रेस करा, आग बुझ गई। बस अपनी हिम्मत दिखानी है। लगभग 8 से 10,000 जो हमारे यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं उनको इस अभियान के रूप में हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं। इसमें हर तरह की हम उनको स्पेशल तरीके से जांच कर रहे हैं और उनको जानकारी भी दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर है, आँखों की जांच के लिए और शुगर डायबिटीज़ के लिए। उसके अलावा महिलाओं को हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन और कैंसर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और आप जैसे देख रहे हैं फायर सेफ्टी के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में महिलाओं को सैनिटरी पैड के उपयोग और उसके फायदे के बारे में जागरूक किया गया। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सौम्यजीत घोष दस्तीदार द्वारा निर्देशित फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनसे बात की हमारी संवाददाता शहला निगार ने। हमारे साथ सौम्यजीत घोष हैं जिन्हें बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। उनकी फिल्म द फ्लावरिंग मैन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। द फ्लावरिंग मैन, ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट आपने चुना। एक व्यक्ति के मुंह में फ्लावर उग जाता है, कैसे आपने इस टॉपिक को चुना और कैसे ये परिवार उसके साथ जो है तालमेल बिठा पाता है? आई थिंक वो बचपन की कहानी है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, दैट इट्स द सीड ऑफ द फिल्म। दैट कहीं पे फल का बीज आप निगल लेते हो एंड देन कहते हैं कि निगलना नहीं चाहिए क्योंकि अ प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम योर माउथ। हम उससे बच्चों को ऐसे डराते हैं। करेक्ट। So that childhood curiosity kind of made its way when I was writing the film. It's my diploma film from FTI, from my time at FTI. So it's really special that way that I could do whatever I wanted to with the film and in the film, and somehow that creates a layer to understanding the father's gender from the daughter's point of view, because that as a symbol in itself is so queer. जो जनता देखती है तो उसको ये फिल्म क्या मैसेज देती हुई नजर आती है? I think it's a larger idea of acceptance, of love, of relationships that are so close to us that we sometimes take things for granted. We don't care about when we hurt our parents because we think that उनके लिए तो वो गलती नहीं कर सकते क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, या उनमें तो मतलब they have to always accept us for who we are, but whenever it comes the other way around then it never happens. So यानी कि कहेंगे रिश्तों को में हमें जो है एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी रिश्ते जो है चल पाते हैं। तो जो जैसा है उसे लिंग भेद करते हुए नहीं जो है तोड़ना चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात